हाँ, तो मेरे प्यारे बच्चों कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और ज़बरदस्त अपना पढ़ाई-लिखाई कर रहे होंगे। मैं सर अपने प्यारे से प्लेटफ़ॉर्म आदर्श ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूँ और आप सभी को आज हम लोग इतिहास का लेक्चर नंबर 6 पढ़ने जा रहे हैं। लेक्चर नंबर क्या है? 6। आज आप लोग का जो कॉन्सेप्ट वाला जो चीज़ है, सारे समाप्त हो जाएँगे। सारे समाप्त हो जाएँगे और आज हम लोग क्या करेंगे कि सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करने के बाद कल हम लोग ऑब्जेक्टिव पढ़ लेंगे। तो कल आप लोग की लास्ट क्लास रहेगी डेमो क्लास, जो ऑब्जेक्टिव की क्लास रहेगी। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने क्लास को। देखिए कहीं यहाँ पे सबसे पहले आप लोग जो बच्चे टेलीग्राम, व्हाट्सएप चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो वो जल्द से जल्द ज्वाइन कर लें। और जिनको जुड़ने में दिक्कत हो रहा है वो 74 93 86 46 87 पर कॉल या व्हाट्सअप करें, ठीक है। तो आइए हम लोग अपने टॉपिक पे चलते हैं। टॉपिक क्या है आज का? काउंट काबूर कौन था? काउंट काबूर कौन था? हम लोगों ने कल र र और लक्त की नीति को पढ़ चुके हैं और कुछ कॉन्सेप्ट बिस्मार्क के जरिए और जर्मनी के एकीकरण ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं अगले एपिसोड में। तो उस एपिसोड को जो बच्चे नहीं देखे हैं वो अवश्य ही देख लें, लेक्चर नंबर 5 को। तो यहाँ पे देख लीजिए हम लोग आज का हम लोग का टॉपिक क्या है कि काउंट काबूर कौन था। काउंट काबूर कौन था आपको बता दिया जाए कि यह क्या था। एक कूटनीतिज्ञ था, राष्ट्रवादी व्यक्ति था। कहने का मतलब एक कूटनीतिज्ञ था और एक राष्ट्रवादी व्यक्ति था। यह निरंकुशवाद का पक्का विरोधी था। जो निरंकुश शासन, जैसे में मान लीजिए लुई सुलावा और जैसे कई गो निरंकुश जो जनता की भलाई नहीं करना चाहते हैं, उन लोग का विरोध कर रहा था। कौन? काउंट काबूर। यह जानता था कि इटली के एकीकरण की सबसे बड़ी बाधा क्या है? ऑस्ट्रेलिया है। क्या जानता था? ऑस्ट्रेलिया है। अंततः ऑस्ट्रेलिया को हराने के लिए फ्रांस से दोस्ती कर ली। किस देश से दोस्ती कर ली? फ्रांस से। फ्रांस से दोस्ती कर ली। ये इटली और जर्मनी के क्षेत्रों में विकास करना चाहता था। ये काउंट काबूर जो था इटली और जर्मनी के क्षेत्रों में विकास करना चाहता था, लेकिन इस प्रकार इटली की समस्या को इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय समस्या बना दिया। अंतर्राष्ट्रीय समस्या बना दिया। और जब आप इस क्वेश्चन को याद कर लेते हैं तो आप लोग का 2 नंबर पक्का है, कहीं नहीं जाने वाला। ये भी क्वेश्चन बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो आइए तब यहाँ तक कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। यहाँ तक कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। कहने का मतलब इस क्वेश्चन में क्या याद रखना है? ये क्या था? एक कूटनीतिज्ञ था। ये जो निरंकुश शासनवादी जो थे उनका क्या था? विरोधी था, विरोधी करना चाहता था। ये जानता था कि जो जर्मनी है सबसे बड़ी बाधा है इटली के एकीकरण में। इटली के एकीकरण में सबसे बड़ी बाधा कौन है? जर्मनी है, ऑस्ट्रेलिया है। और इटली और जर्मनी के क्षेत्र में, जो इटली और जर्मनी था उसके क्षेत्र में विकास करना चाहता था। इसलिए उस समस्या को क्या बना दिया? अंतर्राष्ट्रीय समस्या बना दिया। दोनों देश को अंतर्राष्ट्रीय समस्या मतलब दोनों देश के बीच की समस्या बना दिया। यही तो याद करना है इसमें। हमें उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आप लोग को याद हो जाएगा। आइए फिर अगला हम लोग का टॉपिक क्या है ये देख लेते हैं। अगला टॉपिक क्या है? यहाँ पे आप लोग का अगला टॉपिक क्या है? इटली के 3 विभूति कौन थे? इटली का 3 विभूति कौन थे? ये भी बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 3 दान पूछा हुआ है। मैट्रिक परीक्षा 3 दान मतलब 3 दान मैट्रिक परीक्षा में पूछा हुआ है। क्वेश्चन आप लोग को जब कॉन्सेप्ट बताएंगे तो ये आप लोग को बता दिया जाएगा, ठीक है। मेजनी के लिए आत्मा, मेजनी के लिए क्या था? आत्मा था। कुर के लिए बुद्धि, गैरिबाल्डी के लिए तलवार, अपवाद में विक्टर हुसैन के लिए पूरा शरीर। इनका कहने का मतलब 3 विभूति कौन थे? तो जो मेजनी के लिए आत्मा कोई व्यक्ति कहा था कि विभूति हो जो हैं 3, तो मेजनी के लिए आत्मा और क्रूर के लिए बुद्धि और गैरिबाल्डी के लिए तलवार शब्द का उपयोग और अपवाद में विक्टर हुसैन के लिए पूरा शरीर का प्रस्ताव पेश किए थे लोग। अब यहाँ से 2 नंबर में क्वेश्चन पूछता है कि गैरिबाल्डी के कार्यों को लिखें। गैरिबाल्डी के कार्यों के लिखें।
गैरिबाल्डी के कार्यों को लिखें। तो यहाँ पे हम लोग यह समझना चाहते हैं कि जो 1860 के ईस्वी तक इटली का एक संगठित क्षेत्र बन चुका था। क्या था? इटली 1860 तक संगठित क्षेत्र बन चुका था, लेकिन इटली के कुछ क्षेत्र जैसे सिसिली नेपल्स क्षेत्र पर घूसखोर के साथ अधिकार करने का प्रयास किया। घूसखोर जो थे साथ मिलकर उस पर अधिकार करने का प्रयास किया। किस पे? सिसिली और नेपल्स पे। इटली का कुछ क्षेत्र था सिसिली और नेपल्स, उस पर अधिकार करने का प्रयास कौन किया? कुछ घूसखोर थे, वही किए। यह पेशे से नाविक था। यहाँ से ऑब्जेक्टिव पूछता है कि गैरिबाल्डी क्या था? पेशे से नाविक था। एक सैनिकों ने इसके लिए तलवार शब्द का प्रयोग किया। मेजनी का समर्थक था और मेजनी के सपनों को पूरा करना चाहता था। जो गैरिबाल्डी था वो किसका समर्थक था? तो मेजनी के बारे में आपको आगे पढ़ा दिया गया है। मेजनी का समर्थक था और मेजनी के सपनों को पूरा करना चाहता था। इन्होंने अपनी सेना के नाम पर लाल कुर्ती का गठन किया और 1862 में रोम पर आक्रमण किया और इसका विरोध काउंट काबूर ने किया। अंततः सारा हुआ क्षेत्र विक्टर हुसैन को सौंप दिया और इटली का शासक विक्टर हुसैन कौन था? इटली का शासक था और खुद एक साधारण किसान के रूप में जीवन व्यतीत करने लगे। कौन? गैरिबाल्डी। यहाँ से आप लोग को नहीं याद हो पा रहा है तो आप डायरेक्ट इसको मेन चीज़ को, कॉन्सेप्ट को पकड़ने का प्रयास करिए। ये क्या कहना चाह रहा है कि जो 1860 तक जो इटली था वो संगठित क्षेत्र बन चुका था, लेकिन 1860 के बाद क्या हुआ कि एक महत्वपूर्ण क्षेत्र थे जिनका क्या नाम था? सिसिली और नेपल्स, और इस पे कुछ घूसखोरों ने अधिकार करने का प्रयास किया। तो ये जो गैरिबाल्डी थे पेशे से नाविक थे, नाव चलाने वाले। नाविक का मतलब नाव चलाने वाले। तो इनके पर एक सैनिक ने कहा तलवार शब्द का प्रयोग किया, लेकिन मेजनी का मेन कहना क्या था कि गैरिबाल्डी क्या था कि मेजनी का समर्थक था, यानी कि मेजनी के समर्थन में एक काम करना चाहता था और मेजनी के सपनों को पूरा करना चाहता था। इसलिए इन्होंने अपनी सेना के नाम पर लाल कुर्ती का गठन किया और अंततः 1860 के बाद 2 साल बाद रोम पर आक्रमण किया और इसका विरोध किसने किया था? काउंट काबूर ने किया था। अंततः जीता हुआ सारा क्षेत्र विक्टर हुसैन थे राजा, उनको सौंप दिया और इटली का शासक था, ठीक है, और यह खुद एक किसान के रूप में जीवन व्यतीत करने लगे। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे आप लोग का लास्ट क्वेश्चन है। क्या आज का क्वेश्चन है? देख लेते हैं कि विलियम प्रथम के बगैर जर्मनी का एकीकरण बिस्मार्क के लिए असंभव था। कैसे? विलियम प्रथम के बगैर जर्मनी का एकीकरण बिस्मार्क के लिए असंभव था। कैसे? यहाँ तक देख लीजिए। जहरीला कैसे था? देख लीजिए। कहने का मतलब जहिल सा तथ्य जर्मनी के एकीकरण का मूल मंत्रवादी महत्वाकांक्षा थी। जहिल सा तथ्य मतलब एक जहिल सा कोई वस्तु है। जर्मनी के एकीकरण के लिए इसका मूल साम्राज्य का आकांक्षा थी। इसके लिए सुलझा गया मार्ग विशाल सेना का गठन किया तथा रक्त और लौ की नीति अपनाई। किसने? बिस्मार्क ने। काउंट काबूर ने लाल सेना का गठन किया और लौ और रक्त की नीति किसने अपनाई? बिस्मार्क ने। विलियम प्रथम जानता था कि जर्मनी के एकीकरण के लिए ऑस्ट्रिया को पूरी तरह पराजित करना होगा। मतलब जर्मनी का जब एकीकरण करना है तो फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया, मतलब जो ऑस्ट्रिया है, ऑस्ट्रिया को पूरी तरह से हराना होगा। इस काम को बिस्मार्क ही कर सकता है। देखिए, जो विलियम प्रथम है वो भी कह रहे हैं कि इस काम को कौन कर सकता है? बिस्मार्क ही कर सकता है। फ्रांस में सैनिकों के शक्ति को बढ़ाने के लिए योजना का निर्माण किया, परंतु खर्च से लेकर संसद में विवाद उठ गई।
विलियम प्रथम जो सैनिक शक्ति को बढ़ाने के लिए, यानी कि सैनिकों को बढ़ाने के लिए यह एक अपना काम किए, मतलब अपना बात रखे, तो उसमें संसदों में विवाद उठ गई। इस समस्या को हल करने के लिए विलियम प्रथम ने बिस्मार्क को बर्लिन बुलाया। बर्लिन एक जगह का नाम है, वहाँ पे बुलाया। अब यहाँ पे डायग्राम तो नहीं है कि आपको समझा सकते हैं, तो यहाँ पे देखिए, मतलब बर्लिन एक जगह का नाम है, वहाँ पे बुलाया, भरपूर सहयोग किया और इस प्रकार जर्मनी का एकीकरण, अपने सपनों को पूरा किया। कौन? विलियम प्रथम। आप बताइए, कहने का मतलब विलियम प्रथम के बगैर जर्मनी का एकीकरण बिस्मार्क के लिए असंभव था। कैसे? तो यहाँ से आप पूछ सकते हैं कि जो विलियम प्रथम था वो सहयोग किया किसका? बिस्मार्क का। और विलियम प्रथम भी जानता था कि अगर जब हम जो बिस्मार्क है उसका हम सहयोग करेंगे तो हमारे जो जर्मनी का एकीकरण पूरा कर पाएगा। उसके लिए अपना क्या किया? विवाद किया। देखिए, क्वेश्चन एक ही होता है, उसका आंसर कई तरीके से लिखा जाता है। तो आप लोग अपने कॉन्सेप्ट को याद रखिए, और एक भी हमें उम्मीद है कि आप लोग एक भी क्वेश्चन छोड़ कर नहीं आइएगा, ये हमारा गारंटी है। तो जो बच्चे मतलब टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल फॉलो नहीं किए और ज्वाइन नहीं किए हैं, तो आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। वीडियो का लिंक और वीडियो का टाइम टेबल और कब कब क्लासेस होंगी, ये सब आप लोग को प्रतिदिन बताया जाएगा। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।